नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान हैं। उनके हाथों बड़े बड़े जगहों पर आज स्थापित लोग इनके छत्र छाया में पढ़ लिख करके आज उस जगह पर पहुंचे हैं। वैसे शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम है एसपी सिंह, शंकर प्रसाद सिंह। पेशे से टीचर हैं इंग्लिश के, और कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, इन सब पे उनके साथ हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चाहेंगे सर कि आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मैं एक मामूली शिक्षक हूँ और प्रतियोगी छात्रों को अंग्रेजी विषय का शिक्षण करता हूँ। और ये शुरुआत मैंने 1991 से किया। उस समय मैं मार्क्समैन कोचिंग में पढ़ाया करता था। उसके बाद 2-3 वर्षों के बाद बोरिंग रोड में भी मैंने पढ़ाया है। कैरियर मेकर कोचिंग था, मेरा खुद का भी बोरिंग रोड में कोचिंग था। उसके बाद अभी भी मैं प्लेटफॉर्म कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, और अभी मेरी बातचीत दिल्ली के 2 कोचिंग से भी चल रही है। वहाँ भी पढ़ाने के लिए मुझे ऑफर मिल सकता है, ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने कई प्रतियोगी पुस्तकें भी मैंने लिखा है, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर की किताब है। उसके बाद आपको किरण पब्लिकेशन से मैं 1998 यानी 1992 से 98 के बीच करीब 15-20 किताबें मैंने लिखा। उसके बाद अचीवमेंट पब्लिकेशन से, आलोक भारती पब्लिकेशन से भी मेरी 2-3 किताबें आई हुई है। अभी प्रकाशनाधीन है कुछ किताबें, किरण पब्लिकेशन से आने वाली हैं। उसमें से 1-2 का नाम मैं आपको बतला सकता हूँ, जैसे कि इंग्लिश क्विज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, और इसके बाद जो है आपको साइनोनिम एंटोनिम की किताब है, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बाइलिंगुअल है, और अलग अलग है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में भी है और बाइलिंगुअल भी है। और अभी तक लगभग मैंने 50-60 हज़ार छात्रों को पढ़ाया होगा। और मैं अभिमान करते हुए नहीं बतला रहा हूँ, पूरा आत्मबल के साथ आपको बतला रहा हूँ कि जितने छात्रों को मैंने पढ़ाया, मैं अपनी सफलता देखता था कि पढ़ाकर कितने छात्र सफल होते हैं। मैं कभी ये नहीं सोचा कि कितना मैं कमा लेता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर टीचर कमाना शुरू कर दे तो बिजनेसमैन हो जाता है, टीचर कहाँ से रहता है। तो लगभग 95% विद्यार्थी जो है जिनको मैंने पढ़ाया वो अभी विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। उसका नाम भी मैं बतला सकता हूँ। एक मेरा छात्र है जो कि पटना में ही एजी ऑफिस में आपको ऑडिटर है, जिसका नाम आपको अमित कुमार है। एक मनीष कुमार है जो कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो पटना में ही है। एक जो है कुंदन कुमार है जो रायपुर में आपको एजी ऑफिस में है, वो भी ऑडिटर है। और एक मेरा छात्र अभी दिल्ली में पोस्टल इंस्पेक्टर है, संतोष कुमार उसका नाम है। एक मेरी छात्रा जिसको कि मैंने 2009 या 10 में पढ़ाया हूँ, उसका नाम अर्चना झा है, वो पोस्टल इंस्पेक्टर अभी है। बहुत सारे IAS IPS भी हैं, और बहुत सारे कितना का नाम भी भूल गया हूँ, लेकिन व्यक्तित्व से पहचानता हूँ। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई का आपका क्या पैटर्न है, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से बच्चों को अध्ययन कराते हैं कि आपके इतने सारे छात्र कहीं न कहीं अपना मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। और आज जिन जगहों पे आपने बताया कि सब व्यवस्थित जगह पे अपने को स्थापित किए हुए हैं, तो आपका पढ़ाने का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से पढ़ाते हैं कि आपके बच्चे इतने सफल हो जाते हैं? देखिए, इसमें मैं 3-4 चीज़ों को रखता हूँ कि छात्रों की संख्या कक्षा में कितनी होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि अगर छात्रों की संख्या 50-60 है तो छात्रों को पूछने की पूरी आज़ादी दीजिए। मैं जब पढ़ाता हूँ तो छात्रों को आज़ादी होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं जानता हूँ तो बतला देता हूँ, नहीं जानता हूँ तो अगले दिन के लिए उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कम समय आया है कि अगला दिन के लिए हमको छात्रों को वेट कराना पड़े। अधिक से अधिक उनकी समस्याओं को तत्क्षण जो है मैंने हल कर दी है। दूसरी बात यह है कि छात्र कहाँ पर है, यानी छात्र की समझ शक्ति कहाँ पर है। उस समझ शक्ति को स्मेल करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और समझने के बाद वहाँ से उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। और प्लस जिस
प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उससे कितना पीछे छात्र है, तो उसको पुशअप करके उस लेवल तक उसको ला देता हूँ। और उसके बाद बोलता हूँ कि देखो मेरी पढ़ाई पूर्ण नहीं है, इसको हर एक 100% मान करके बैठना नहीं है, रियाज करते रहो। जो तुमने मुझसे पढ़ा है, जो जानकारी मैंने तुम्हें दी है, उस पर अभ्यास सतत करते रहो, और करते रहता है तो उसको स्पीड आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, और तब वह 5-10% और आगे करके। और अभी तक जितने छात्रों को पढ़ाया है और जहाँ जिन जिन परीक्षाओं के लिए मैंने पढ़ाया, मैं तो कैट के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो 1 to 4 में जितना बार रिजल्ट निकला है मेरा एक छात्र जरूर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो यही तकनीक है, इसी को मैं अपनाता हूँ। क्योंकि एग्जाम में तो सर टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें तो प्रैक्टिस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जो है ना, कि आप प्रैक्टिस में कितने हैं। सर तो पढ़ा करके आपको कंप्लीट करा दी, और आप अपने प्रैक्टिस में कितना है वो बड़ा काम आता है स्टूडेंट को, जो है ना। तो ये जो आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, हर एक परीक्षा का जो ये रिक्वायरमेंट्स होता है, एक्यूरेसी होती है, वो अलग अलग है। जैसे मान लीजिए किसी को मैनेजमेंट के लिए, किसी कैट के लिए पढ़ाना है, तो उसको बोल देते हैं फिर 40% मार्क्स जिसको आएगा, 35% जिसको आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आप 50% की तैयारी ही करो, ताकि तुमको 35-40% नंबर आ जाए। अगर कोई मैथ की तैयारी करता है तो 50% अच्छा मार्क्स माना जाता है, लेकिन एसएससी की तैयारी करता है तो 70% पर सिलेक्शन होता है, या बैंक की तैयारी करता है तो बहुत कम पर, यानी 10%, 20% पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये उनको कहना ये है कि आप अपने आप को मेजर कीजिएगा, आप कहाँ पर है, आपकी एक्यूरेसी लेवल कहाँ पर है। और छात्र को मैं भी खुद जांच करके देखता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी लेवल कहाँ पर है, और जब पता चल जाता है कि एक्यूरेसी लेवल बहुत नीचे है, तो उसको नीचे की पढ़ाई पढ़ाकर उस लेवल पर लाते हैं, और पुनः उसको बतलाते हैं कि एक्यूरेसी और प्लस स्पीड। स्पीड का मतलब हुआ कि दिए गए समय के अंतर्गत जितने क्वेश्चंस को बना देना है वो बना देना है। अगर आप जितना स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंतर्गत आप प्रश्नों को नहीं बना पाते हैं, भले आप उसको बनाना जानते हो, तो आपकी जानकारी की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए उसको दो चीज साइमल्टेनियसली हासिल करना है। पहले है एक्यूरेसी, जिस किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना पर सिलेक्शन होता है उसको एक्यूरेसी हम कहते हैं, उसको आपको प्राप्त करना है। और दूसरी बात आपको प्राप्त करना है गति। भी लगभग एक प्रश्न को बनाने में 30 से 40 सेकेंड का समय रहता है। क्या आप सक्षम हैं? वो दक्षता आप में है कि 40 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में एक प्रश्न को आप हल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप पास कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। इसलिए दोनों चीज को एक साथ हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस मतलब पूछे हुए प्रश्नों का। विगत वर्षों में जिन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका जो विगत वर्षों के जो प्रश्न है उसका सतत अभ्यास अगर किया जाए तो दोनों चीजों की प्राप्ति हो जाती है, स्पीड भी आ जाती है वो, और जो आपको एक्यूरेसी है दोनों का एक्सेलरेशन जो है त्वरित ढंग से हो जाता है। बड़ी अहम बातें आपने बताई सर ये, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में। एक चीज और सर हम पूछना चाहेंगे, ये तो बातचीत हुई आपसे कि बच्चों को तैयारी कैसे करना है, और हमको लगता है इससे हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको बहुत जानकारी भी मिलेगी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आप पढ़ाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ अच्छा खासा फी होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो उस फी को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है, और कोई बच्चा आपके पास आता है कि सर हम समर्थ नहीं है उस चीज़ को फुलफिल करने में, तो वैसे गरीब बच्चों के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? बहुत ये प्रश्न जो आज तक मुझसे कोई किसी ने नहीं पूछा है, मैं पूछ रहा हूँ सर, तो आपको इसकी जानकारी दे दूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिन जिन छात्रों का नाम लिया उसमें से करीब 3 छात्र ऐसे थे। सर मैं सर इसलिए पूछा, मुझे कहीं से पता चला था कि आप वैसे छात्रों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पढ़ाते हैं, शिक्षण देते हैं, इसलिए मैं। लेकिन मैं एक बात अभी बोल दूँ कि मैंने किसी को आज तक फ्री में नहीं पढ़ा जी। तो हुआ क्या कि कुछ छात्र आए मेरे पास, 10 साल 12 साल पहले की बात है, बोले सर मुझे पैसे नहीं हैं और आप मारिए भगाइए लेकिन मैं आप ही से पढ़ूंगा। ठीक है, देखो मैं फ्री में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपने भागिना को भी फ्री में नहीं पढ़ाया। अपने बहनोई से पेंट शर्ट का कपड़ा, कोट का कपड़ा ले लिया था, 3 पीस ले लिया था। मैंने बोला पढ़ाई शुरू
मदद नहीं करेगी, तो कपड़ा दे दी थी मेरी बहन मेरी। तो अब एक छात्र पर मैंने कहा ठीक है, तुमको जिस दिन नौकरी लग जाएगी पहला महीना का सैलरी दे दोगे? तो बोला ठीक है सर, आप लिखा लीजिए स्टम्प। तो एक दोस्त लिखा दी, इसमें कुंदन कुमार है और एक आपको क्या कहते संतोष कुमार का भी मैंने नाम लिखा है। तो दोनों को जब नौकरी लगी तो वो पहला महीना की सैलरी देने के लिए आए, बोले कि नहीं लेंगे बाबू, ऐसे ही बोल रहे थे तुमको। तो नहीं सर चलिए, एक पैंट शर्ट हमको दे दिया और मेरे साथ जो और भी डायरेक्टर थे उन लोगों को भी दे दिया। तो गरीब होने से कोई आदमी की पढ़ाई रुक जाएगी, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं होती है। उसमें तमन्ना होनी चाहिए, उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने का। और टीचर हैं बहुत सारे, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो छात्रों को प्रेरित करके पढ़ाते हैं और वो अगर सफल हो जाता है तो ये सबसे बड़ा रिटर्न है, ये सबसे बड़ा ट्यूशन फी है। अगर विद्यार्थी पास कर जाता है तो आपको क्या चाहिए? आप सबसे वही हो गया। समझिए, मुझे लगता है 1 करोड़ उससे मैं ले लिया। अभी जितने गर्व से आपने इन बच्चों का नाम लिया कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज यहाँ हैं, इनकम टैक्स में है, पोस्टल डिपार्टमेंट में है, तो एक गुरु के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि मैंने पढ़ाया तो मेरे सैकड़ों बच्चे आज जगह पकड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भी वार्ता जब किसी से होती होगी तो कम से कम। फिर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि कोरोना पीरियड में हम लोग बैठे हुए थे, कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, कोचिंग संस्थान बंद था, कहीं लिख भी नहीं रहे थे। 3-4 महीने के बाद, यानी मैं जून से लिखना शुरू किया हूँ, उससे पहले बैठे हुए थे। तो मेरा यही छात्र सब बोला कि सर क्या हाल समाचार, बहुत खराब है बाबू, तो सर मैं कुछ आपको सहयोग करना चाहता हूँ, तो क्या करोगे? तो सर आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैंने अकाउंट नंबर दिए थे, कुछ भी जाए को 5,000 को 4,000 को 10,000 पैसा नहीं दिया है मुझे। किसी ने मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, किसी ने मेरे टीवी को रिचार्ज करा दिया। इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है जो तो एक गुरु के लिए इससे बड़ा गुरुदक्षिणा नहीं हो सकता है। और आपने ठीक कहा कि गुरु से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में गुरु को कुछ देना चाहिए, तभी वो लगता भी है, ऐसा कहा भी जाता है। तो जो गरीब है, सक्षम नहीं है, तो दूसरे रूप में किसी न किसी रूप में अपनी गुरुदक्षिणा आपके पास मैं तो आपको कहता हूँ, अभी आप भेजिए, जो अच्छा विद्यार्थी वो पढ़ने वाला हो उसको भेजिए। अगर उसमें पढ़ने की ललक है वो जॉब के बाद ही पेमेंट करे, और वो तो कर ही देगा। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तभी मैं पढ़ा दूंगा, भेजिए। एकदम मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि अभी बहुत सारे बच्चे हम लोग के टच में आते हैं जो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ कि सक्षम नहीं है पढ़ पाने में या कोचिंग में अपना फी दे पाने में। तो प्रमोद जी से मैंने पूछा था कि सर इस तरह के जो बच्चे हैं, अगर वैसे बच्चे आपके पास भी आते थे, क्या उनके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? उन्होंने भी कहा नहीं, वैसे बच्चे अगर कोई हैं और सही में वो समर्थ है, उनको भेजिए, हम उनको गाइडलाइन। एक चीज के मामले में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास जितने भी अभी तक छात्र आए लगभग सभी अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए। और मेरी पता नहीं कौन ड्यूमर उठा दिया है कि ये नीचे की पढ़ाई नहीं पढ़ा पाते हैं। अच्छा। तो वैसी बात नहीं है, मैं जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी पढ़ा सकता। गुरु का मतलब, गु मतलब होता है डार्कनेस, अंधकार, रू मतलब होता है लाइट, यानी अंधकार को दूर करने वाला। नहीं, अज्ञानता से जो ज्ञान की ओर भेज दे वही गुरु है। यानी डार्कनेस से जो लाइट की ओर किसी को धक्का देकर भेज दे, प्रोपेल कर दे, वही गुरु है। और वो ज्ञान क्या होना चाहिए कि परीक्षोपयोगी ज्ञान होना चाहिए, महात्मा बनने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो समय में वही ज्ञान चाहिए ना, वो ज्ञान जो आपका उद्देश्य है, बच्चों का जो उद्देश्य है पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करना। जनरल बच्चों का उद्देश्य आज यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, ग्रेजुएशन करें और उसके बाद जल्दी से हमारी नौकरी लग जाए ताकि माँ बाप का बोझ हम हल्का करें। नहीं, इसमें एक दिक्कत और आती है। दिक्कत ये आती है कि जब छात्र 2-3 साल तैयारी करते हैं तब इस चीज का आभास होता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। छात्रों को तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये जान जाए, या एक ही चीज जान लीजिए, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है तो 70% पढ़ाई आसान हो जाती है। तो सर ये कैसे डिसीजन करे बच्चे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। इसके लिए जो अनुभवी टीचर है या छात्र 2-3 वर्ष तक अगर तैयारी करता है, खुद वो भी अनुभव प्राप्त कर लेता है कि ये पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं, प्रैक्टिकल में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि बाबू पढ़ाई लिखाई कर रहे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या उद्देश्य, क्या करना चाहते हो, तो उनको मालूम नहीं है, अभी भी वो भटक रहे हैं।
अच्छा अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे, तो वैसे बच्चे के लिए आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए, जब छात्र 12th पास करता है जी या 12th में होता है, उसी समय उसको सोच लेना चाहिए या उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसका झुकाव, इसका इंक्लिनेशन किधर है, यानी किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। कोई भी प्रतिभा विहीन नहीं होता है, सब में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती है। तो उसकी प्रतिभा को अगर उसका टीचर या गार्जियन, उसका पेरेंट्स अगर रिकग्नाइज करता है और उसी को उसको प्रेरित कर देता है जाने के लिए, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कोई मान लीजिए अच्छा टीचर बन सकता है, कोई अच्छा पत्रकार बन सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई अच्छा चिकित्सक बन सकता है, कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है। जिस ओर उसकी रुचि है और जिस दिशा में वो बहुत अच्छा कर सकता है, उस दिशा की तैयारी उससे करवानी चाहिए और उसी अनुसार ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी कंसर्न होना पड़ेगा और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल ही ना हो, वो उनका मेंटर भी हो, उनका फ्यूचर कैसे संवारेंगे, फ्यूचर कैसे बनाएंगे, स्वावलंबी कैसे बनाएंगे और अपनी पढ़ाई को रोजगारोन्मुख कैसे करेंगे, इस पर पढ़ाने वाले व्यक्ति को एक चीज और देखने को मिलता है, बहुत सारे सर कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिसमें बड़ा बड़ा हॉल है उनके पास और हमको लगता है 100, 200, 500 स्टूडेंट एक साथ में बैठते हैं और वो अपनी आवाज को पूरे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाते, तो अपना साउंड माइक की व्यवस्था करके रखते हैं। तो वैसे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ तक उनकी तैयारी हो पाएगी जो है ना। देखिए, इस पर तो किसी भी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत है 500, 600 के 700 के बैच में, यहाँ तो 1000 का भी बैच चल रहा है। तो होता क्या है कि जो प्रोपोर्शन होना चाहिए छात्रों का, आपका स्कूलिंग में देखिए NCERT का क्या है प्रोपोर्शन, कि एक बैच में 50 से अधिक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। अभी खासकर कोरोना पीरियड में आइसोलेशन है, आप अगर मान लीजिए 700 विद्यार्थी को एक बैच में पढ़ाइएगा तो आपका जो है 3000 स्क्वायर फीट का कमरा होना चाहिए, तभी कर पाइएगा। और तो और उसको मतलब खचाखच भर करके पढ़ाइएगा कमरा को, तो ये इनहाइजेनिक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कोरोना के बाद या कोरोना के समय में इस तरह की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और उससे क्या होता है कि पर्याप्त समय आप पूछने के लिए विद्यार्थी के जो डाउट क्लियरेंस है वो नहीं हो पाता है अगर बैच बहुत बड़ा होता है तो। और कुछ शिक्षक इसमें व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सप्ताह में 5 दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन डाउट क्लियरेंस के लिए बुलाते हैं छात्रों को, तो भरपाई कर देते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं हो पाता है। इसीलिए ये देखिए, आप नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, उसमें प्राचीन काल में जो पढ़ाई होती थी 10,000 विद्यार्थी को 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। तो आप अनुपात निकाल लीजिए, 2 अनुपात कितना हुआ, 5 अनुपात 2 हुआ है, जो भी हो मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता है, आप निकाल लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ भी ये प्रोपोर्शन टीचर और स्टूडेंट्स का था। अभी भी जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं या CBSE के हों या स्टेट रन स्कूल्स हों, बहुत हद तक इसका पालन किया जाता है, सेशन अलग कर दिया जाता है। और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं कि वो 50-60 मैक्सिमम 100 का बैच रखते हैं और उस पर पूरा फोकस करके एक एक विद्यार्थी की कमजोरी पर वर्क करके और तब उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन हर एक दृष्टिकोण अगर सिर्फ रहेगा पैसा कमाना, कि छात्र सफल हो कि ना हो, मेरी जेब भर जाए, तब तो आप 700 के बैच में पढ़ाइए या 100 के बैच में पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्देश्य शिक्षक का होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से छात्र मेरे पास आया है उसके उद्देश्य की प्राप्ति उसको हो। लेकिन सर अभी तो देखने में मिलता है जो बहुत सारे शिक्षक भी ऐसे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, बच्चे का पढ़ाई। अभी आपने सर कैसे 5-10 लोगों का नाम बताया कि मेरे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज इस लेवल पे हैं, सोशल डिपार्टमेंट पे यहाँ वहाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो पैसा 100, 200, 500 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट वो कंप्लीट कर पा रहा है या पास होता है या कि नहीं होता, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये रह गया है कि मेरा झोली भरते रहना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह के माहौल में बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, स्वस्थ शिक्षा का माहौल कैसे बन पाएगा सर? बहुत ये तार्किक प्रश्न है। देखिए, कोरोना ने बहुत अधिक आदमी को लेसन दिया है जी। तो कोरोना में क्या हुआ है, सभी को दिक्कत, आपको भी दिक्कत हुई है, सब लोग। होता क्या है कि बहुत अधिक दिक्कत आप अगर झेलते हैं तो रेसिस्टेंस पावर आपका बढ़ जाता है, प्रतिरोधी क्षमता जो है, झेलने की क्षमता बढ़ जाती है।
और फिजिक्स में कहा गया है कि रेसिस्टेंस पावर अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाता है। तो वोल्टेज मेरा कहने का मतलब है अगर सहनशीलता, टॉलरेंस, इंड्योरेंस आपका बढ़ जाए, धैर्य की सीमा बढ़ जाए, तो आप में ज्ञान जो है ना उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इस कोरोना से ही हुआ, सबका ज्ञान का लेवल बढ़ गया है। हाँ, मैं शिक्षक बंधु से अपील करूंगा कि बड़े बैच में पढ़ाते हैं पढ़ाइए, लेकिन सभी छात्रों पर इंडिविजुअली भी ध्यान दीजिए और सब बैच को सप्ताह में 3 ही दिन पढ़ाइए, 4 ही दिन पढ़ाइए और कम से कम 2 दिन पर्याप्त समय सभी को दीजिए। जहाँ आपने जो पढ़ाया उसको नहीं समझा तो उसको कैसे समझेगा। अपना बैच का ड्यूरेशन ज़्यादा कर दीजिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कर दीजिए, ताकि उस अवधि में आप उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई सर। अच्छा, एक चीज़ और बताया सर, आप 91-92 से किताब लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना? और अभी तक आपने कितनी किताबें लिख दी होगी सर? अभी तक पहले 91 में मुझे किरण प्रकाशन के जो मालिक हैं सत्यनारायण जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं अपने आप को बहुत मामूली आदमी समझता था, मुझे किताब और लिखने का कोई सलीका आता नहीं था। क्या कैसे सर मामूली आदमी कैसे हैं? उस समय नहीं थी मैं, उसमें कुछ नहीं था मैं। तो उनको पता नहीं मुझ में क्या दिखा, वो उन्होंने पिकअप कर लिया मुझे। अच्छा, आप एसपीसी हो? जी मैं हूँ। तो सर आपसे काम है, वो ले गए, आप लिख सकते हो। मुझे लिखने की कोई मेरा अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं, मैं कैसे लिखूँ? तो मैं आपको गाइड करूँगा। उन्होंने उनके संरक्षण में, उनकी प्रेरणा से पहली किताब जो बैंक योग किताब मैंने लिखी थी, वो बहुत समय लगा और रात दिन कभी तो मैंने सोया भी नहीं उस दरमियान, लेकिन लिख लिया। उसके बाद मुझे उसमें हमको हिंदी बढ़िया ढंग से नहीं आती थी, बोलने में भी दिक्कत होती थी, लिखने में भी वर्तनी गलतियाँ हो जाती थी। तो उस पर धीरे धीरे वो भी उसको भी ठीक करने का मैंने प्रयास किया। उनके यहाँ से करीब 18-19 किताब उसी समय निकली 98 तक, और उसके बाद दूसरे पब्लिकेशन में भी मैंने किताब लिखा। तो ये जो मेरा मेंटर है, लेखक मुझे सत्यनारायण जी ने बनाया, ठीक है, और शिक्षक मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मार्क्स में कोचिंग ने बनाया। और जब मैं प्रौढ़ हो गया तब प्लेटफॉर्म कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। अभी भी मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ और अभी भी बिहार का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे क्वालिटी वाली पढ़ाई प्लेटफॉर्म कोचिंग में हो रही है। तभी वहाँ पढ़ा रहे हैं सर? अभी तो बैच नहीं बना है, लेकिन अभी तक तो कोरोना में 10 महीना से बंद है ना, तो 8-10 महीना से बंद है, तो पढ़ाई ना होने से वहाँ अभी क्लास लगेगा, एक सप्ताह बाद मेरा फिर से पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो अभी तक अंदाजन कितनी किताबें आपने लिख ली? लगभग 30-32 किताबें आ गई हैं, 6-7 किताबें अभी। अच्छा, अभी जो रिसेंटली आपकी किताब आने वाली कौन कौन सी किताबें? ये किताब जो मेरी आने वाली है वो आपको एक है इंग्लिश क्विज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, 2 किताबें हो गई। तीसरी किताब है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में है, 4 किताबें हो गई। 5वीं किताब है आपको सारणी में एंटोनिम, ये भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में है। और एक किताब है आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है। और आगे 2 महीने के बाद जो किताब आएगी वो है कॉमन एरर इंग्लिश की। अच्छा, वो थोड़ी मोटी किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसको थोड़ा लंबा समय लगेगा, उस पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, ये सारी 5-6 किताबों का नाम आपने बताया, ये सब किताबें कब तक आ जाने वाली हैं? कुछ किताब तो आपको 10 दिन के अंदर आ जाएगी, और कुछ किताबें जो है आपको कोई फरवरी में आएगी, कोई अप्रैल में आएगी, और मई तक सारी किताबें आ जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये ना। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमें लगता है कि इस इंटरव्यू को देख करके हमारे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उनको बहुत अच्छा अनुभव। एक चीज़ पर और मैं एम्फेसाइज करूँगा कि जो भी प्रतियोगी छात्र होते हैं उनको क्या नहीं पढ़ना है, इसको पहले एक मैसेज सर हमारे उन बच्चों को जो हमारे न्यूज़ प्लस लाइव को देखते हैं, उन बच्चों के लिए एक मैसेज दीजिए आप, ठीक है? कैसे आप इंग्लिश के प्रकांड विद्वान हैं, 30-32 पुस्तकें आपने लिख दी हैं, इंग्लिश की कैसे तैयारी करें, इस पे आप हमारे बच्चों को थोड़ा गाइडलाइन कर दीजिए। प्रिय अभ्यर्थियों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास करके बैंक की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आप दो चीज़ को पहचानिए। पहली चीज़ की परीक्षा जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कितना पर सिलेक्शन होता है और मैं कहाँ पर हूँ, यानी आपकी जानकारी कहाँ पर है। उस जानकारी को कितने एक टाइम
फ्रेमवर्क बनाइए कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में हमको वहाँ तक पहुँच जाना है। और इसमें जो प्रबुद्ध शिक्षक हैं या आपके प्रबुद्ध सीनियर हैं, जानकार आदमी हैं, उनसे आप मदद लें, उनसे गाइडलाइन लें, उनसे समझने का प्रयास करें। और जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ को फर्क कीजिए, एक होता है प्रेपरेशन, एक होता है स्टडी। तो प्रेपरेशन जो है और स्टडी में अंतर है। स्टडी का मतलब होता है बेसिक चीज़ को सीखना, और प्रेपरेशन का मतलब होता है परीक्षागत चीज़ों को सीखना। तो पहले स्टडी कर लें, बेसिक चीज़ को विषय के अनुसार बेसिक चीज़ को सीख लें, उसके बाद प्रेपरेशन शुरू करें, यानी पूछे हुए प्रश्नों को बनावें, हल करें और अपने सीनियर या जो प्रबुद्ध शिक्षक हैं उनसे उचित गाइडलाइन लें, उनसे संपर्क बना करके रखें। और 6 महीना अगर समझें कि पढ़ाई तपस्या होती है, या कोई भी देहात से लड़का आता है तो यहाँ आइसमोज करने के लिए नहीं आया, यहाँ पढ़ने के लिए आया, तपस्या होती है। 6 महीना आप तप लगा दीजिए, समझिए तपस्वी का जीवन आपको बिताना है। भोजन, रहन सहन सब पर नियंत्रण करके रहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और पूछे हुए प्रश्नों का प्रिपरेशन कीजिए, बेसिक चीज़ का स्टडी कीजिए, तो 6 महीना में आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि जो मैंने कहा मेरी बात पर अमल करते हुए सफलता की सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऊंचाई को बहुत शीघ्र आप टच कर जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई, और हमें लगता है कि आपकी बातों का अमल करके हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। और सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काम के लिए अपने चैनल में आने का मौका दिया और छात्रों को अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। इसके लिए आपको, आपके चैनल को और आपका जो व्यूअर्स है सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।